क्या पाकिस्तान का मेल्टडाउन शुरू हो गया है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? हाँ भाई हाँ। छल के बल पर पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना ने जबर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। इस तरह आंसू गैस शेयरिंग की जा रही है। हमारे मुतहद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। औरतों को जेलों में घसीट कर लेकर जाया गया है, जिनके प्यारे अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं। जिन्ना का देश जल रहा है। हजरत बाबा कौन? यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है। इसका मतलब तो ये है कि इसमें बैरूनी हाथ है। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। आपको इंडिया से सपोर्ट है, आप बाहर से पैसे लेते हैं, इससे तो कोई मसला हल नहीं होगा। तकरीबन 28 मार्च 48 जो उन्होंने एक रोल अदा किया और जो रोल जिन्ना को कहा गया कि उन्होंने भी अदा करना। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। एक आइन है। यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। उसमें फौज है। यकीनन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद करेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज्म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। और ये सारी सूरत हाल। Monday next week will be the 5th anniversary of a dark day in the history of Jammu and Kashmir. एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ। 5th of August 2019, India took illegal and unilateral actions in IIOJK to undermine the rights of the people of Jammu and Kashmir. ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, जो मर्जी नाम दे दे। Israel's continuing adventurism in the region and its aggression against Lebanon with its strikes. My God! Pakistan stands in solidarity with the people of Lebanon. क्यों भाई? इस्लामी मुल्क, वाहिद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, जिसके पास एटमी कुव्वत है। दुनिया की 8 एटमी कुव्वतें, उनमें से एक पाकिस्तान, जो इतनी तगड़ी फौज, इतनी तगड़ी रखता है लोकेशन। We call upon the United Nations to uphold international law and to bring an end to the genocide of the people of Gaza. इंशाल्लाह ताला। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आए दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते रहते, किस लिए? आज हम कश्मीर लेंगे, आज हमारे कश्मीर भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters. कभी भी पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान का ऐसा कोई सूबा नहीं है जिसमें आग नहीं लगी हो। पाकिस्तान जल रहा है और पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये पाकिस्तान को भी आइडिया नहीं है। खैर, मुझे तो इंतजार है इसी दिन का कि पाकिस्तान एक दिन चूर चूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए, और होगा इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो में बस हम यही देखेंगे कि पाकिस्तान के किस खित्ते में कितनी गहरी आग लगी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि जितनी गहरी आग उतनी बड़ी खाई बनेगी और उतनी जल्दी पाकिस्तान का वो हिस्सा टूटेगा। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान। एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जब आप लोगों को ये सवाल करते हुए देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का मेल्टडाउन शुरू हो गया है, यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक टोटल वॉर दिखाई देती है, रियासत हर फ्रंट पे एंगेज कर रही है। हिस्टोरिकली क्या होता था कि पाकिस्तान की रियासत को कहीं से अपोजिशन मुल्क के अंदर और कहीं से सपोर्ट मिला करती थी। इस मरतबा जो इनके अपने प्रोपोनेंट्स थे वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके हैं, और एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पर जो कि इस रियासत को टैक्स देता है, यहाँ अमनो अमान चाहता है, यहाँ की कम्युनिटीज के लिए पीस और सिक्योरिटी चाहता है, जब मैं ये सब देखता हूँ तो तशवीश के अलावा और पेसिमिज्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं एक वेकेशन पे था और मुझे हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने जो मैसेज किए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद डिप्रेशन हो जाए। जिस नौयत के इमेजेस मैंने देखे हैं, फुटेजेस मैंने देखी हैं, जिस नौयत का वायलेंस होते हुए देखा है, और शायद ये वो वायलेंस नहीं है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि 5, 6 साल 7 साल से इस काम में लगे हुए हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में इससे नाशना हो सकते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज्म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। और इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की रियासत को जहाँ जहाँ इंगेज करना पड़ रहा है, लगता यह है कि वो ग्रेजुअली एग्जॉस्ट कर जाएगी अगर इतने फ्रंट खुल गए तो। बात मैं करूँगा 3 वाक़यात की जो कि रिसेंटली मैं कर नहीं पाया और जो मैंने हमेशा किया है। पहली चीज़, जो कुरम एजेंसी पाड़ा चिनार के इलाके में एक मैस मर्डर की सूरत हाल रही है पिछले चंद दिनों, जिसमें दवाइयाँ और खुराक
खुराक नहीं पहुंच पाई उस जगह तक। 49 अफराद को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, 49 कैजुअल्टीज। इसके अलावा तकरीबन 200 अफराद जो हैं वो इंजर्ड हैं। इसकी आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा वाकया गवादर का है, जहां पर हजारों खवातीन और मर्द सड़कों पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। उनको कैसे ट्रीट किया गया, उनके मुतालिबात क्या हैं। तीसरा वाकया जो बन्नू में अब से कुछ रोज पहले अमन मार्च हुई जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहां पर क्या हुआ। आगाज करता हूं पाड़ा चिनार से। ये वो शहर है जहां पर 80 की दहाई से 6000 लोगों को मारा गया है। 6,000 people killed in a single city of this country without anyone knowing। किसी को मालूम शायद नहीं है कि इस मुल्क में रिकॉर्ड बना है लाशों के अंबार और पहाड़ बनाने का, जिस पर कोई आंख नहीं रखता, देखता नहीं है कि वहां पर कौन क्या कर रहा है। 80 की दहाई से इस गंद का आगाज होता है, पहले भी था लेकिन एस्केलेट यहाँ पे करता है जब ज़ियाउल हक सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान की नाफिज होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद नाफिज होने के वो अपनी एक पर्टिकुलर हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेजिस्लेट करवा लेते हैं, जिससे चंद ऐसे ग्रुप्स तगड़े हो जाते हैं जो जाके अहले तशी माइनॉरिटी के गले काटना शुरू हो जाते हैं। आज तक ये 49 अफराद में से जो कैजुअल्टीज हुई हैं, तकरीबन 38 से ज़्यादा अहले तशी हैं इसमें से। दूसरी चीज़ ये है कि इस मरतबा जो वायलेंस का आगाज़ हुआ, पहले ये बताऊंगा, फिर हिस्ट्री क्या है पाड़ा चिनार के अंदर वायलेंस की वो बताऊंगा। तो इस मरतबा क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो कुछ फैमिलीज़ जो कि बोशहरा और मलिखेल ट्राइब्स में से हैं, इनके दरमियान में लैंड डिस्प्यूट पर लड़ाई होती है। कुछ लोग जो अब ये समझ रहे हैं ना कि ये प्योरली सेक्टेरियन इशू है, तो अब ऐसा नहीं है। ये इशूज़ मजीद एम्पलीफाई करके मुख्तलिफ नौयत के हो गए हैं। इस मरतबा लड़ाई सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं हुई बल्कि लैंड डिस्प्यूट पर होती आ रही है, और ये वो लैंड डिस्प्यूट हैं जो 47 से पहले के हैं। फेलियर देखिए कि 80 साल होने वाले हैं इस रियासत को बने, लेकिन अपनी रिट नाफिज नहीं करवा सकी। वहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम का नाफिज करना या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत ज़मीनों का बांटा जाना, वो नहीं कर सकी। जिसका जितना दिल किया उतनी ज़मीन लपेट ली, बाद में उस पर लड़ाई शुरू हुई, वायलेंस किया, जिसको मर्जी मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। और एंड पे अली अमीन गंडापुर जो कि पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कह रहा है कि जिरगे को चाहिए कि वो बैठ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले। जनाब, अगर सारे फैसले जिरगे नहीं करने हैं तो आप किस रियासत के नुमाइंदे हैं? आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अदालतें कहाँ पर हैं? अगर आपने फाटा को ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ रियासत की रिट कहाँ पर मौजूद है? उसको अदालती निज़ाम के अंडर किसने लेके आना है? कहाँ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट? कहाँ है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड? ये सिर्फ जो दहाइयों पुरानी जो वहाँ पर खाते थे उसके मुताबिक अपनी मैन पावर के ऊपर जिसने जितना कब्ज़ा करना था वो कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के हथियारों का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, अगर देखा जाए तो ये यकीन नहीं आता कि आम शहरी इस तरह के हथियार लेकर बैठे हुए हैं वहाँ पे। मोटर शेल्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर आपको दिखाई देगा रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं। फुटेज देखें तो लगता है कोई वीडियो गेम की फुटेज है। इतना हैवी फायर है कि पैलेस्तीन के अंदर इतना हैवी फायर किसी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा शायद, जितना इस फुटेज में मैंने देखा है होते हुए। और अहले तशी नौजवानों की लाशों का एक पूरी कतार दिखाई देती है आपको, वीडियो बना रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें गले के ऊपर चढ़ के ज़िबा कर रहे हैं और साथ नारे बुलंद कर रहे हैं। ये सब कुछ इस रियासत के अंडर हो रहा है, लेकिन चूंकि वो डीह्यूमनाइज्ड हैं इसीलिए किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। हाँ, किसी ऊँट की टांग कट जाए यहाँ पे तो उस पर पूरा मुल्क रोता है। ये ऊँटनी भी नहीं, ऊँटनी का बच्चा है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर इसका 1% भी होता, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ किसी शहरी की जान की हिफाजत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको अटेंशन कितनी मिलती है आप ये देखिए। और मेन स्ट्रीम से डिस्कोर्स तकरीबन गायब है। इसकी तारीख में अगर जाएं तो इससे पहले भी ये हुआ कि सिपा साहबा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, ये ग्रुप्स जब तगड़े हुए तो इन्होंने यहाँ पर लोगों को इसीलिए मारना शुरू किया कि एक तो ये अहले तशी हैं, नंबर 2 ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। ज़ैनबीयून, फ़ातिमीयून के मेंबर्स हैं जो कि सीरिया में सुन्नियों को मारती है, तो इसी वजह से इनसे हमने बदला लेना है। और 2015 में भी एक अटैक किया था यहाँ पे, जिसमें जवाब ये दिया गया कि दरअसल ये सीरिया जाके हमें मार रहे थे, हमने यहाँ इनको मार दिया। और इसके साथ साथ ये कि 2008 में कुरम तो कम्प्लीटली पाकिस्तान से कट गया था। उसकी वजह यह है कि अपर कुरम के इलाके में जो मेजॉरिटी है अहले तशीस की वो रहती है, उनको नीचे आने के लिए लोअर कुरम से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर कोई सुन्नी मेजॉरिटी थी उस टाइम पे, तो उनका रास्ता ही बंद हो गया। वो अफ़गानिस्तान से होके आ रहे थे। 2007 से 10 के दरमियान 3000 लोग मरे। 3000 लोगों के मरने के बाद 2011 में एग्रीमेंट होता है जिसको मरी अकॉर्ड्स कहते हैं। अब मरी अकॉर्ड्स के तहत ये डिसाइड हुआ था कि डिस्प्ले ऑफ वेपन नहीं किया जाएगा वरना 10 लाख जुर्माना है। ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी कत्ल का बदला नहीं लेगा वरना 20 लाख
पे जुर्माना है। ये डिसाइड हुआ था कि बाज़ारों में खड़े होकर अहले तशी मौलवी हजरात या सुन्नी मौलवी हजरात एक दूसरे के मज़हब के ख़िलाफ़, एक दूसरे के फ़िरके के ख़िलाफ़ इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं करेंगे, वरना उस पर भी पकड़ होगी और उसके ऊपर भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन 2011 के इस एग्रीमेंट का एक भी क्लॉज किसी ने माना नहीं। 4000 लोगों को मरवाने के बाद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, रियासत सोई रही। और अब लोगों के लैंड डिस्प्यूट्स जो हैं वो ज़ाती असले के लिहाज से सॉल्व किए जाएंगे। मेरे पास अगर 15-20 बंदूकें हैं और आपके पास एक बंदूक है तो ज़मीन मेरी है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। इसमें से रियासत बिल्कुल गायब है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। कंसिस्टेंट फियर के अंदर नौजवान रहते हैं। मैं बहुत से पाड़ा चनार के लोगों से मिला हूँ जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उसकी वजह है कि एजुकेशन का वहाँ पे अहले तशी माइनॉरिटी के अंदर एक बहुत अच्छा रुझान है। तो वो हमेशा ये बताते हैं कि पता नहीं होता कि जब रिश्तेदारों को छोड़ के आ रहे हैं तो पीछे वापस आकर दोबारा मिलना है या लाशों को रिसीव करना है। सिर्फ देखिए किस कदर कंसिस्टेंट फियर के अंदर ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। मुझे लेवायथन में थॉमस हॉब्स की वो लाइन्स याद आ रही हैं जिसमें वो कहता है, Whatsoever therefore is consequent to a time of war, where every man is enemy to every man, the same consequent to the time wherein men live without other security than what their own strength and their own invention shall furnish them withal. In such condition, there is no place for industry, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no arts, no letters, no society, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of a man solitary, poor, nasty, brutish and short. थॉमस हॉब्स ये कहता है कि अगर हर आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन हो जाए और उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी ताकत के अलावा कुछ ना मिल पाए तो फिर उसके रिज़ल्ट में ना कोई मुआशरा बचता है, ना आर्ट होती है, ना सोसाइटी होती है, ना सिविलाइजेशन होती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक मुतवातिर खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और यहाँ पर वो कहता है लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज़ नास्टी, ब्रूटिश, सॉलिटरी एंड शॉर्ट, कि यहाँ पर ज़िंदगी मज़ालिम का शिकार हो जाती है, बहुत छोटी होती है और बहुत ही अजीब होती है। ये लाइन सुन के लगता है कि पारा चनार की बात हो रही है। और 2016 से जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है वो अफ़गानिस्तान में एग्जिस्ट करती है, वो भी यहाँ अटैक करती रही है। तालिबान भी अटैक करते रहे हैं क्योंकि नंगरहार प्रोविंस का बॉर्डर है कुरम के साथ, और वो अहले तशीस के ख़िलाफ़ जो एक्ट्स कर चुके हैं आप पढ़ सकते हैं। अब तक मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वैसे तो अभी जरगा हुआ है जिसमें हंगू और औरंगज़ई के डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, सीज़ फायर करवा लिया उन्होंने, लेकिन अब भी लोग कह रहे हैं कि हमें तीनों डायरेक्शन से घेरा हुआ है तालिबान के लोगों ने। क्योंकि जब यहाँ पे लड़ा नहीं जाता यहाँ अहले तशी माइनॉरिटी के अगेंस्ट तो वो अफगानिस्तान से सपोर्ट लेके आता। अब आपने अगर इनसे आर्ग्यूमेंट कर भी लिया, सीज़ फायर हो भी गया, मुआहिदा कर भी लिया, तो बाद में जो क्रॉस बॉर्डर आउटफिट्स हैं उनसे कौन सा मुआहिदा होगा, कौन मुआहिदा करेगा उनके साथ। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि ये अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी वाक़या है, ये होता रहता है हर 2 साल बाद, 3 साल बाद। 2 साल पहले टीचर्स को काट के मार दिया था, 8 टीचर्स को, और अब देख लीजिए क्या हो रहा है। और इसके बाद भी यही रहेगा। रियासत की रेट कहाँ है? नहीं है। वहाँ पर जुडिशल सिस्टम है? नहीं है। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है? नहीं है। पुलिस का निज़ाम अफेक्टिव है, लॉ इन्फोर्समेंट अफेक्टिव है? नहीं है। जिस सूबे का वज़ीर आला ये कह रहा है कि जरगा फ़ैसला कर दे, वो ये बता रहा है कि आपका अपना निज़ाम है, अपनी रियासत है, हम आपको ओन ही नहीं करते। और आगे चलिए गवादर की सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ, मारंग बलोच साहिबा जो कि बलोच यकजहती कमेटी को हेड करती हैं, 2023 में भी इस्लामाबाद धरना लेकर आई थी। बालाच बलोच का केस हुआ, उस पर भी तहरीक चलाई थी उन्होंने महीने पहले ऐलान किया था कि गवादर का हम मार्च करने जा रहे हैं। उनको पहले परमिशन नहीं मिलती। इसके अलावा प्रोटेस्ट शुरू होता है तो 14 लोकेशंस पे इस वक्त शटर डाउन हड़ताल है। हज़ारों अगर लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द सड़कों पर बैठे हुए हैं। फुटेजेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अटेंशन मिल रही है। ग्रेटा थर्नबर्ग की तरफ से पिक्चर लगाई गई, स्टैंड विद बलोचिस्तान, जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया उन्होंने। इसको बलोच राजी मुछी तहरीक कह रहे हैं, यानी कि नेशनल गैदरिंग ऑफ बलोच। और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जितने भी लोग हमारे गायब हैं, जो कि VBMP क्लेम करती है, जो बलोचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं क्लेम नहीं करता कि 6000 के करीब हैं, कुछ फिगर्स ये बताते हैं 2000 के करीब हैं, उनको वापस लाया जाए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमें CPEC से कुछ नहीं मिला, कोई शेयर नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि एक सेग्रीगेशन है गवादर को लेके और जगहों को लेके बलोच के लिए, जहाँ पर ब्लॉगर्स जाके नहा के बीच की तस्वीरें लगाते हैं लेकिन बलोच पास नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर बलोचिस्तान के अंदर दीगर मसाइल की हम बात करें तो उनको एड्रेस नहीं किया जाता, इसीलिए ये मार्चेस बाहर आती हैं और फिर बाद में कन्फ्रंट करना पड़ता है स्टेट को। मैं कंडेम करता हूँ जो एक FC के जवान की जान गई है इस प्रोटेस्ट में। वायलेंस किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं हो सकता, चाहे वो BLA करे, कोई और तंजीम करे। लेकिन दुनिया भर के ममालिक एक सलूशन निकालते हैं इस तरह की तहरीकों का, वो है डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट कर दें
तो ऐसी तहरीकें खुद ही इररेलेवेंट हो जाती हैं। अगर मुझे बलूचिस्तान में बच्चों को तालीम दे दूँ मैं, अगर बलूचिस्तान में मेल न्यूट्रिशन ख़त्म कर दूँ, अगर वहाँ पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर दूँ, रोड्स बना दूँ, यूनिवर्सिटीज़ बना दूँ, डेवलप कर दूँ उसको, तो कौन बात सुनेगा BLA की या किसी सेपरेटिस्ट की या इंसानी हकूक़ की तंजीम की भी? तो कौन उनको हवा दे रहा है? इसका जवाब सिर्फ ये है आपके पास कि आप गद्दार हैं, आपको इंडिया से सपोर्ट है, आप बाहर से पैसे लेते हैं। इससे तो कोई मसला हल नहीं होगा, इससे तो कोई आवाज़ बंद नहीं होगी। कितने ऑपरेशन कर लिए बलूचिस्तान में? 5 ऑपरेशन कर लिए, 1948, 1958, 1962, 1973 एंड देन 2002 बुगटी साहब को मार दिया। क्या हल हुआ? कुछ भी नहीं। फोर्स इस्तेमाल करके देखते रहें, कुछ भी नहीं होगा। डेवलपमेंट इज़ दी ओनली आंसर विच नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट। अभी तक आप अगर देखिए 85% लोगों को अकॉर्डिंग टू स्टैट्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया नहीं किया जाता बलूचिस्तान में। 85% बलूचिस्तान की आवाम जानवरों के पीने का पानी पी रही है, तालाबों का। 70% बच्चे बलूचिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जिस उम्र में उनको स्कूल में होना चाहिए। 134 अस्पताल हैं सिर्फ, जो फर्स्ट वर्ल्ड के एक शहर में होते हैं। सैंडक से बलूचिस्तान ने सिर्फ सैंडक से $2 बिलियन का रेवेन्यू दिया है। बलोच को क्या मिला? ना होने के बराबर। मस्तूंग में क्लैशेस हुए और BYC की तरफ से क्लेम किया गया कि उनकी बस पर फायरिंग हुई है, टायर बर्स्ट कर दिए गए। इसके अलावा जो रियासत है, जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, वो ये कहती है कि हमारे जवानों पे इन्होंने हमला किया है। दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन है। एक और फ्रंट है, किस तरह डील करना है नहीं मालूम, इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं ली जा रही। अगर इन लोगों के मसाइल को हल नहीं किया तो फिर आप सिर्फ कंडेमनेशन करते रहेंगे, उससे मसला हल नहीं होगा। मसला था पॉलिटिकल सिस्टम ला के हल करना। इलेक्शन आप करवाते हैं तो आप बाप पार्टी की तरह के पपेट्स ला के बिठा देते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। इस तरह की 1000 गवर्नमेंट्स बना लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह के लोग कहते हैं हमारे नुमाइंदे हैं ही नहीं है। कौन सी पार्लियामान, कौन सी सियासी पार्टियाँ? बल्दियाती निज़ाम लाए, नहीं लाए। ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम इफेक्टिव बनाया, नहीं बनाया। तालीम दी, नहीं दी। रिसोर्स दिया, नहीं दिया। सिक्योरिटी दी, नहीं दी। लेकिन हाँ, खामोशी चाहिए आगे से, तो उसमें तो सूरत हाल हल नहीं होती। तीसरा वाक़या बन्नू वाला था। हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करता है, उन्होंने अटैक किया बन्नू में, 8 सोल्जर्स की जान गई। और उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन की बात की जाती है, अज़्म इस्तेहकाम की, तो जवाब में 10,000 से ज़्यादा लोग अमन मार्च करते हैं, बन्नू में झंडे उठा के बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं ऑपरेशन को हल समझते। उसकी वजह है कि दहाइयों से यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आपने अमन कमेटियों की फॉर्म में जो टेररिज्म का हल निकाला कि ये TTP से लड़ेंगी अमन कमेटियाँ, वो तो खुद बदअमनी में इन्वॉल्व, वो तो खुद भत्ता लेने में इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर रियासत है तो वो किसी थर्ड एंटिटी की सपोर्ट लेकर क्यों अमन नाफिज कर रही है? उसको तो खुद करना पड़ेगा। फिर पता नहीं कौन से अमन की बात करते हैं यार। पूरी दुनिया आज मुसलमानों से लड़ रही है। जहाँ ये सिर्फ मुसलमान है वहाँ पर ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, शिया सुन्नी से, अहमदिया सुन्नी से। अजीब लोग हैं ना ये। मुझे लगता है इनका अमन की डेफिनेशन अलग है। ये लोगों को मारकर परमानेंट सुलह देते हैं, फिर शांति शांति होती है, ये उस अमन की बातें करते हैं। क्या बात है। तो उसके खिलाफ वो मार्च करते हैं और वहाँ पर अक्यूज़ किया जाता है कि वो कंटोनमेंट की तरफ बढ़े, एक दीवार को गिराया, कुछ लूट मार के इल्ज़ाम भी लगे कि वहाँ सामान उठाया गया। जवाब में फायरिंग हुई। HRCP ये क्लेम करता है कि 5 लोगों की जान गई। लोकल्स जो मुझे बता रहे थे वो कह रहे थे कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हैं। स्टेट कहती है कि गालिबन 1 है। इसके बावजूद प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हो गई। हाँ तो भाई पाकिस्तान में सिविल वार हो या कोई मरे कटे जले, पाकिस्तान के लीडर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चलते हैं पाकिस्तान आर्मी से। और पाकिस्तान आर्मी तो चाहती ये है कि आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएं, थोड़ा खर्चा कम हो जाए। तो बलूचिस्तान का एक ही हल है कि जैसे बांग्लादेश बनाया था ना, वैसे ही बलूचिस्तान को एक अलग देश बना दिया जाए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के सारे सूबे अलग अलग देश बना दिए जाए। फिर पाकिस्तान के नाम पर क्या बचेगा? तकलीफ। तो ये था आज का वीडियो। आप क्या चाहते हो कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने चाहिए, फिजा के खित्ते के कितने टुकड़े होने चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।